नमस्कार, 3 का तीर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज 3 का तीर में हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बहुत स्वागत आपका। और आज हमारे साथ में मौजूद है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बहुत स्वागत सर आपका। चंद्रशेखर आजाद जी, जब आप ये कहते हैं कि मैं आजाद हूं और मरूंगा भी आजाद होकर ही, तो इसका अर्थ क्या है? नहीं, जो पैदा होता है वो जिंदा ही होता है, जो जिंदा नहीं होता वो मरे हुए के समान होता है। तो मैं, अगर आप अपने देश में अन्याय के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हो, आवाज भी नहीं उठा सकते हो, आप हक के लिए खड़े भी नहीं हो सकते हो, आप जो आज का समय चल रहा है, सरकारों में जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों मजदूरों के प्रति, अगर आप उस पर अपनी बात भी नहीं रख पाते तो फिर आप, मेरे हिसाब से आप जिंदा भी नहीं हो। तो मैं जिंदा हूं इसलिए मैं बोलता हूं, और हर गलत के खिलाफ खड़े होना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाता हूं और जब तक जीऊंगा तब तक निभाता रहूंगा। और चलिए, ये तो व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन राजनीति की भी अब बात कर लेते हैं। 2024 में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? मुझे नहीं पता कौन कौन एकजुट होगा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी की भी सरकारें रही हो, जब भी किसी ने अपने हक की आवाज उठाई है उसको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आज की जो सरकार है वो ज्यादा थोड़ी सी तानाशाही की तरफ है, वो सुनती नहीं। तो विपक्ष एकजुट होना हो, लेकिन जनता एकजुट हो रही है, क्योंकि जनता के अंदर निराशा, जिस तरह से पिछले कुछ समय में चीजें बिगड़ी हैं और मनोबल लोगों का डाउन हुआ है, उससे जनता के अंदर निराशा है। और मुझे लगता है कि जनता एकजुट हो रही है, मजबूरी में विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ेगा। खतौली बाई इलेक्शन में जीत हासिल की, 2024 को लेकर क्या तैयारी, क्या सोचा है? मेहनत जारी, संगठन अपना काम कर रहा है। 2024 से पहले 2023 हम लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से लड़ने का मन बना रहे हैं। हमारी तैयारियां चल रही है, बूथ की कमेटियां बन गई है, सेक्टर कमेटियां बन गई हैं, जो हमारे मुद्दे उनको लेके गांव में मीटिंग हो रही है, साइकिल यात्राएं निकल रही हैं। तो हम मजबूती से लड़ेंगे 23 का चुनाव, और फिर 24 के चुनाव की तैयारी हमारी नॉर्थ इंडिया में बहुत मजबूत। अच्छा चंद्रशेखर जी, बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करता है, तो आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, कोई तुष्टीकरण नहीं। मैं समझता हूं कि बीजेपी जो काम कर रही है, उनके नेताओं के जो कथनी करनी है, उनको हमको जानना चाहिए। तो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण बीजेपी की सरकार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, पिछले 5 साल की सरकार है, 17 से 22, एक भी डीजीपी जो है या प्रमुख सचिव वो SC ST OBC का नहीं रहा है। आज यूपी में 4 स्टेट की कर्सी के तो विद्यालय, आपको लगता है कि जो माइनॉरिटी है उनके साथ सही नहीं हो रहा? 5वां सेंटर का है, 5 में एक भी जो है उनके कुलपति वो वंचित वर्गों के नहीं है। देखो, हिस्सेदारी की बात है ना, सामाजिक न्याय कैसे होगा? तुष्टीकरण किसे कहते हैं? तुष्टीकरण ये है कि जब आप भेदभाव करते हो। तो बीजेपी की सरकार भेदभाव कर रही है। आप ये देखो, किसान, यहाँ जहां मैं आया हूँ, यहाँ एक धरना है, किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपने 20 दिन से ज्यादा हो गया, 29 किसान जेल भेज रखे हैं, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो माइनॉरिटी के साथ नहीं, सभी के साथ हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के, महिलाओं के, नौजवानों के, सबके साथ हो रहा है। कहाँ है रोजगार? अच्छा, जयंत चौधरी या अखिलेश यादव, किससे बनती है आपकी ज्यादा? नहीं, मेरी तो सभी से बनती है। मेरी मुख्यमंत्री से भी कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं। मैं अपने काम को कर रहा हूँ और मैं अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति में अगर किसी एक पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना पड़े या जरूरत पड़े, तो किससे बनती है ज्यादा, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? नहीं, दोनों ही अच्छे प्यारे भाई हैं, दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पार्टी का फैसला, मैं इस पे आज यहाँ खड़ा कुछ कह दूं ये सही नहीं है। ये पार्टी पॉलिसी का मैटर है, जिससे भी अलायंस होगा और जैसे भी अलायंस होगा, ये तो आप लोगों के माध्यम से सबके बीच में जाएगा। आपके प्लेटफॉर्म बड़े हैं, जनता उसको बड़ी मजबूती सुनती है। हमारी सारी लड़ाई विचारधारा की है और उसके साथ हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। तो जिनसे हमारे बुनियादी मुद्दों पे चर्चा हो जाएगी और वो हमारे मुद्दों को उठाने काम करेंगे। वो सरकार बन भी जाए जो हमारे मुद्दों पे ना करे, जो हमारी मांगों को मांग ना समझे, जो उनको इग्नोर कर दे, तो क्या फायदा है? लेकिन जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, वही विचारधारा की बात तो बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, फिर जनता आपको वोट क्यों दे? नहीं, कर तो बहुत सब लोग रहे, लेकिन कथनी करने में अंतर है ना। तो अगर कथनी करने में अंतर ना हो तो जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। बेसिकली मेरा काम है जनता के बीच जाना। मैं किसी रानी का बेटा तो हूं नहीं। एक गांव के एक गरीब घर से जो है संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे और माँ हाउसवाइफ थी। तो मैंने गरीबी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव मैंने देखा और आज भी जनता उसी में त्रस्त है। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया कि मुझे मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, एम्स में भर्ती कराना है।
अब देखो, अगर कोई अपने पिता को बचाना चाहता है, मैं ये आपको आज की घटना बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, मैं नाम भी बता सकता हूँ इसके स्पष्टीकरण के लिए, जिनके फादर की बात, विकास है वो बच्चा, हमारा वर्कर है पार्टी का। तो मुझे पता है कि आप एम्स में भर्ती नहीं करा सकते, जबकि एम्स जैसे बहुत सारे हॉस्पिटलों की जरूरत है कि ऐसी सुविधाएं मिले। तो जो बुनियादी सुविधाएं गरीबों को नहीं मिल रही है, उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। तो मेरा सवाल सरकार से हमेशा रहेगा। तो विचारधारा की जो बात करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए इन वर्गों का हित कैसे होगा। अच्छा चंद्रशेखर जी, आपने कहा फैमिली के बारे में, आप पश्चिम से आते हैं और मायावती का पश्चिम में एक अच्छा वोट बैंक भी है, तो आपको साथ जाने में मायावती के क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करा दीजिए, अगर आपकी बात होती है, आपके यहाँ जो हेड उनकी बात होती है, नहीं हो रही उनकी, मेरी नहीं होती। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। रिश्ता कैसा है आपका? बहुत अच्छा है, जैसा आप बहनों के साथ है ऐसे उनके साथ है। हमारे यहाँ सिखाया गया कि कभी भी माताओं बहनों के साथ कभी वो गुस्सा भी कर जाएं तो गुस्सा नहीं करना है, और अगर वो कुछ कह भी दे तो उनकी बात को सुन लेना है। तो भविष्य में कोई संभावना है? बहुत संभावना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी। लेकिन जो आपकी पार्टी है एएसपी, क्या इसका रोल राजनीति में हम सिर्फ एक सहयोगी पार्टी भर का देखेंगे या आगे भी कुछ प्लानिंग है आपकी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमने शुरुआत की है अभी, और जो लोग पहले से कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ एडजस्ट हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कह दूं एक दिन में सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में तो बच्चा जो पैदा हो जाता है, वो 1 साल में वो पैरों पे चलना भी नहीं सीख पाता है, बोलना भी नहीं सीख पाता, समय लगता है सब चीजों में। भारतीय राजनीति बड़ी कठिन है, कई तरह के स्वरूप हैं इसके। तो अभी लोगों को हमने अपनी बात पहुंचाई है, अभी लोगों तक बात डिलीवर हो रही है, लोग उसको सुन रहे हैं, फिर उसको समझेंगे, एक समय विश्वास करेंगे, और जिस दिन विश्वास करेंगे फिर ऐसे जुड़ेंगे, फिर हटेंगे भी नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत करने नहीं वाले हैं। मैं पश्चिम से आता हूं, मैं एक बात और कंफर्म कर दूं, हमारी ये मांग है जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पश्चिम एक बड़ा प्रदेश है, यूपी का पश्चिम एक बड़ा हिस्सा है। तो जब तक अगर हम इसको यूपी को विकास के एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं, तो जब तक ये डिवाइड नहीं होगा, यूपी 2 से 3 हिस्सों में नहीं बनेगा, तब तक नहीं बात बनेगी। 403 विधानसभा, अगर मुख्यमंत्री एक विधानसभा में एक दिन जाए तो 403 दिन लगते हैं, 1 साल बाद नंबर आता है, ऐसे कैसे प्रोग्रेस हो जाएगी? तो मैं समझता हूं अभी यूपी को सही समय है, उसके 3 या 4 हिस्से करने चाहिए, जिससे कि आम आदमी तक आसानी तक सुविधा पहुंचे। 16-16, 18-18 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 साल में या 5 साल में भी 18 लाख लोगों से नहीं मिल सकता है। तो जब आप अपने नेता से अपनी बातें नहीं कह सकते, तो वो आपकी समस्या कैसे हल कर देगा? इसलिए इसको छोटा करना चाहिए, एक अलग स्टेट बने, पश्चिम स्टेट। यहाँ किसानों का बहुत बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ से लोग उत्तराखंड जाते हैं रोजगार के लिए, दिल्ली आते हैं रोजगार के लिए। इन समस्या पे काम होना चाहिए, हाईकोर्ट मेरठ आ जाना चाहिए, राजधानी हमारी मेरठ बननी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। राजनीति का असल उद्देश्य यही तो है ना, सरकार को, जनता को रिलीफ मिले। कहाँ रिलीफ है? आप ट्रेन पकड़ के जाओगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और फिर अगर वहां डेट किसी वजह से कैंसिल होगी तो फिर वापस आओगे, फिर जाओ। कहाँ जनता पे इतना पैसा? सरकार पैसा थोड़ा दे रही है, अवसर भी दे रही है, एजुकेशन के बजट कम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पश्चिम प्रदेश अलग बने तो पश्चिम में विकास की गंगा जो है वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा, परिवारवाद शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। बहुत सुना है। कौन कर रहा है परिवारवाद? ये तो सभी कर रहे हैं। कोई एक राजनीतिक दल बताओ जिसमें ना, आप बताओ, मैं जवाब दे दूंगा। मैं तो आप बताइए ना, आप बताइए। सब है, सब जगह पे है। देखिए, जो लोग 24 घंटे 7 दिन राजनीति कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अगर राजनीति कर लेते हैं, उनकी इच्छा है, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं कि उसके लिए कम से कम उनको संघर्ष का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। तो अगर भविष्य में मुझसे कोई कहे, जैसे मैंने अपनी फैमिली से कहा कि भाई आप लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी कर तो रहा, अगर आप सेवा भावना से कर रहे हैं तो एक ही आदमी बहुत है, बाकी लोग घर चला लें। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, फिर आपको इसको सीखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इसमें ऐड करना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग धर्म है, जैसे बौद्धिस्टों की अलग मान्यता है। संविधान के अनुच्छेद 44 पे इसका जिक्र है, तो आप संविधान को अगर मानते हैं तो इस पर हामी क्यों नहीं? संविधान में ही आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता भी है, वहीं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है। ये सब चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए कि सब लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहले हो। लेकिन आप बताओ, इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो बीजेपी है। वो कहाँ मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? वो तो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें। तिरंगे को उन्होंने माना, अब तिरंगे की बात करने लगे। आपको पता है आरएसएस के हेडक्वार्टर तिरंगा लगा तो उन्होंने जो है उन तिरंगा लगाने वालों को पीट दिया, उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जेल भिजवा दिया। विपक्ष कहाँ है फिर इसमें? विपक्ष क्यों नहीं आवाज अपनी प्रमुख करता है? देखो, विपक्ष जितनी हो सकता है कर रहा है, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप विपक्ष की आवाज उठा देते हो। सच ये है कि विपक्ष भी सिलेक्टिव है, जहां वो लगता है कि उनकी वोट का नफा नुकसान हो रहा है तो वो नहीं बोलते।
कई बार ऐसा मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अन्याय को अन्याय नहीं करोगे, उसको जाति धर्म के चश्मे देखोगे तो खराब हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जैसे अन्याय किसी के साथ हुआ तो सबको बोलना चाहिए। क्या आपकी पार्टी भी नफा नुकसान देखकर आगे बढ़ती है? कभी नहीं बढ़ती। हमें नफा, अच्छा हम राजनीति में नफा नुकसान के लिए आए नहीं है। मैं समझता हूँ जब सब लोग बंद हैं, सब लोगों के मुंह पे ताल लगे तो हमें तो सवाल करना पड़ेगा। लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को तो जिंदा रखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफियाओं की बात कर लेते हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, एक माफिया तो अभी जिनको इतना लंबे का समय का टाइम दिया कि भाई आराम से सेटल कर लो, डरा दो, परिवार को धमका दो, परिवार से किस तरह से जो है बातचीत कर लो, सेटिंग कर लो कि आपकी जान बच जाए। कौन से माफियाओं की बात कर रही हैं? आपने इसे भय की राजनीति नाम दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से? बहुत बेहतर हुई है। अब आपको अगर जानकारी हो, इतनी बेहतर हुई है कि अब पुलिस ही चांदी लूटने लगी है। अब 50 किलो चांदी पुलिस ही लूट लेगी, बताओ। और पुलिस अपहरण में है, एक IPS अपहरण में, और वो फिरौती मांग रहे हैं। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ, जो अच्छा काम होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर उसके नाम पे अपने विरोधियों को, विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना, उन पर मकान बुलडोल चलाना, अगर इसको आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो मैं इस लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब बात अगर यहाँ पर मामलों की हो रही है तो इस पर आपका क्या सोचना है? गलत है। अगर कोई किसी बैड इंटेंशन से किसी का धर्मांतरण कराए, धर्मांतरण तो बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर लव जिहाद की बात आप करें, अगर कोई बैड इंटेंशन से कोई ऐसा काम कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई। लेकिन अगर कोई प्यार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई का मामला मैं इसको गलत मानता हूं। और किसी को कोई अधिकार नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखी हमारे सहारनपुर की, एक महिला, एक बच्ची और एक लड़का है, उनकी आइडेंटिटी उसको जो है ना वो ओपन कर देती, उसका मुंह से मार्क्स निकाल लेती। आप भी बच्चियां हैं, आप सोचो कोई इसके किसी को जो है निजता का कैसे उल्लंघन कर सकता है? वो बालिग है, आप कौन होते हैं उसका मास्क नोचने वाले? आप उसकी फैमिली चेक करेगी। अगर वो अपराध कर पुलिस कार्रवाई करेगी, आप कौन होते हैं भीड़ बन के पीटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? ये सब दोनों तरफ है। चंद्रशेखर जी, ये दोनों तरफ है। मैंने कुछ मुस्लिम बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह लड़कियों को कर रहे हैं, और मैंने कुछ हिंदू बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह कर रहे हैं। मैं दोनों खिलाफ। चंद्रशेखर जी, देखिए धर्मांतरण की बात क्योंकि हो रही है और धीरेन्द्र शास्त्री तो आप सुन ही रहे हैं उनको, तो उनकी इस सोच को, हिंदू राष्ट्र वाली सोच को से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या आप संविधान के खिलाफ हैं? यही मेरा सवाल। नहीं, अभी आप संविधान मैं तो नहीं, अभी आप संविधान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने पूछा, आप इससे इत्तेफाक मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये भारत है ना, सेकुलर भारत, ये इसकी पहचान है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, सबकी अलग परंपरा, सब कुछ। आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? और वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है आप पे? एक बड़े, अब हमने तो CGI साहब को सुना, उन्होंने कहा आप एक हिंदू गांव भी बना के दिखा दो, उसकी क्या विविधताएं होंगी, उसको किसको क्या अधिकार होंगे, यही बता दो आप। उसमें कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, कौन शासन चलाएगा, कौन जो है सुरक्षा करेगा, यही बता दो। तो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा और कुछ नहीं है। और एक सेकंड, देश के प्राइम मिनिस्टर हिंदू हैं, बहुत सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर हिंदू हैं, प्रमुख सचिव से लेके बहुत सारे अधिकारी हिंदू हैं। और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है? भाई जो सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा ना, वरना तो फिर अगर एक ही विचारधारा के सब लोग हो जाएंगे, सोचो इस पूरे न्यूज रूम में अगर एक ही विचारधारा के लोग हो जाएं तो दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं होगी ना। आप खुले मंच पर अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। अच्छा, आप इसको भी छीन लेना चाहते हो? नहीं, छीन लेना चाहते नहीं है, आपको अधिकार दिया। देखिए नहीं, ये किसने दिया है? धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने का उनको अधिकार है, लेकिन उन पर कार्रवाई का अधिकार भी पुलिस को होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब देखो, सरकार उनको बचा रही है, जिस दिन सरकार उनके एंटी आ जाएगी कभी भी नहीं बोलेंगे, फिर सरकार के साथ बोलेंगे। मैं जानता हूं सरकार के रट्टा। अच्छा, एक मुझे आपका बयान याद आ रहा है, वो काफी पुराना है, शायद आपको याद हो ना हो। आपने एक बार कहा था कि मैं नेता कभी नहीं बनना चाहता, मुझे कार्यकर्ता की तरह काम करना है, लेकिन अब तो आप एक बड़े नेता के तौर पर ही जाने जा रहे हैं। देखिए, जानने को तो अभी भी तो आप एंकर हैं, लेकिन क्या इसके बाद आप बेटी नहीं हो किसी घर में जाके? किसी घर की बहू भी हो सकती हो, किसी की चाची, किसी की बुआ भी हो सकती हो, किसी भाभी भी हो सकती है। अच्छा नेता के नाम से जाना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हमारी जो मूवमेंट है, हम जो काम कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए, वो राजनीति उसका एक सिंगल पार्ट है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। तो जिस मूवमेंट की हम बात करते हैं गैर बराबरी के खिलाफ, वो मूवमेंट में हम कार्यकर्ता बन के अच्छा काम कर सकते हैं। नेता तो यहाँ बहुत है, और नेता होता है, नेता जनता को देता नहीं है। आप खुद को नेता नहीं मानते? हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, तभी तो आपके बीच में खड़ा हूँ। अच्छा, नेता होता तो आपसे पहले पूछता कि भाई खड़े होकर बात करनी है, बैठ के बात करनी है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आपकी तरह खड़ा नहीं हूँ। देखो, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, इस पर क्या राय है आपकी? कितना पसंद कर रहे हैं मूवीज को? देखी नहीं देखी? समय नहीं लगा है, काम कौन करेगा मेरे हिस्से का। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि ये तो रोज जो है यार केरला स्टोरी रोज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हाथरस जैसी हुई उस पर भी एक स्टोरी बननी चाहिए। जिस तरह से आज भी लोग जो है ना वंचित वर्ग के लोग, जैसे बिहार में आज भी उनके पास खाने को खाना नहीं है अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट भी है, वो अभी भी सुनते हैं कि उनको वो मरे हुए चूहा खाते हैं उनके पास। अब मैं दिल्ली में गया था, साक्षी की हत्या हुई, एक जो है एक अपराधी ने उसको चाकू से गोद के मार दिया। मैं उनके जब घर गया ना तो उनके सर पे छत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने रैली करके कहा चुनाव से पहले कि हम कच्ची कॉलोनियों को पक्की कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा उनके पास पीने को साफ पानी 10 दिन में पानी आता है वहां, उनके पास जो है पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी सफाई नहीं है, और भी कुछ बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। इस पे भी फाइल बननी चाहिए। लेकिन केरला स्टोरी मूवी इस पर बेस्ड नहीं है। देश के युवा क्या आपने आप फिर आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, आपने देखा उन्होंने रिकॉर्ड दिया 30,000 का और बाद में हटा के 3 करना पड़ा। आप इतना झूठ क्यों फैला रहे हो जो आप उस पर स्टैंड भी ना रख पाओ? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, अब आप ये बताइए अतीक और अशरफ का मर्डर जिस तरीके से हुआ, एकदम भरे एकदम जगह पर हुआ, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और जो कार्रवाई हुई उन पर, हम संजीव जीवा को भी ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से आज कोर्ट में मर्डर होने लगे हैं, जिस तरह पुलिस सुरक्षा मर्डर होने लगे, फिर इसी पे हमें बताना चाहिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है। मैं अपराधियों को कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन सच ये है कि अगर इस तरह से गोलियों से फैसले होंगे तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत तो खत्म हो जाएगी। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, 2 या 3 महीने में सारी कार्रवाई हो, जिस अपराध उसको सजा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं ना। तो ये सरकारों की कमी है ना, जो सरकार रही है उनकी कमी है। और ये अपराधियों को संरक्षण भी तो सरकारों ने दिया ना, आपने मैंने नहीं दिया ना। तो ये संरक्षण का खेलना, बहुत सारे अपराधी तो अभी भी घूम रहे खुलेआम। समाजवादी पार्टी और बसपा की भी उस वक्त गवर्नमेंट रही है जिन पर आरोप लगते रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल हम बिल्कुल उनसे ऐसे तो मुफ्ती जी के साथ, मुफ्ती महबूब के साथ जो है बीजेपी ने सरकार बनाई, तो आप उनके कर्मों के लिए इनसे थोड़े पूछोगे? हम उनसे सवाल बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उनकी बात है वो आप उनसे पूछें। हम आजाद समाज पार्टी में मुझसे पूछे तो। लेकिन आपने कहा अखिलेश यादव से भी आपकी अच्छी बनती है, उनकी विचारधारा से भी इत्तेफाक आप रखते हैं, लेकिन उनकी भी सरकारें रही हैं, यानी कि संरक्षण उन्होंने भी दिया है। मैंने क्या कहा, जिसने अपराधी को संरक्षण दिया वो किसी की सरकार रही हो तो उसका हिसाब जो है जनता उससे करेगी। भाई मेरी तो आपसे भी सबसे अच्छी बनती है, तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई मैं आपको आपके अपने हिसाब से काम कराऊंगा। अच्छा एक चीज और, खतौली में जब गठबंधन हुआ तो आपकी बात सबसे पहले किससे हुई? जयंत चौधरी से, अखिलेश यादव से? नहीं, 2022 के इलेक्शन के बाद ही मुझ में और जयंत भाई में अच्छी बातचीत हुई और अभी भी होती है। हम लोग साथ बैठते भी हैं, बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं। जैसे हमारे किसानों की बड़ी समस्या है, जैसे हमारे यहाँ कई जगह पे जो है ना भूमि अधिग्रहण हुआ तो किसान को तो मिल जाता है मुआवजा, लेकिन किसान की जमीन पे जो मजदूर डिपेंड होता है, जो गाँव के लोग जो है वो डिपेंड होते हैं, जो खेती किसान जुड़े हुए लोग हैं, कोई फावला बनाता है, कोई खुरपा बनाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, उनका भी सब कुछ खत्म हो जाता है, उनके लिए बात नहीं होती। तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो 2024 में बसपा के साथ में गठबंधन करने को तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ, आप करा दो, बातचीत करके करा दो। ठीक है, लगता है ये इंटरव्यू देखने के बाद में बहन जी हो सकता है आपको कॉल कर ले। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन पक्का माना मैं जाएगा। आप ही को इसका धन्यवाद दूंगा अगर आपने करा दिया। वो कौन सी सीट होगी जिस पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये पार्टी का फैसला है। मैंने कहा पार्टी के अध्यक्ष तो आप ही है ना, और आपको क्या लगता है कल अगर मैं अध्यक्ष न होगा तो पार्टी मेरी वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं, अभी तो आप अध्यक्ष है ना, फैसला अभी आप अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे हैं। फेवरेट सीट बता दीजिए, आप अपने कहाँ से दिखेंगे? देखिए मेरी कोई फेवरेट सीट नहीं है, मैं पार्टी का ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहां लड़ाएगी, पार्टी मना करेगी नहीं लड़ाना, हमारे यहाँ कोर कमेटी है, हम लोग सुनते हैं, उनके डिसीजन को हम लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया, मैं कौन सा घर से आके अध्यक्ष बन के बैठ गया हूँ? उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वो लोग मेहनत करते हैं, मुझसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जब जिस सीट पे वो लड़ाना चाहेंगे और वो कहेंगे नहीं लड़ना आपको, औरों के लिए प्रचार करना, तो वो भी करूंगा। तो मैं अपनी पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता। एक निजी सवाल है मेरा। निजी सवालों पे मैं बात नहीं करता। एक निजी सवाल ये है आपके नाम से रिलेटेड। अच्छा। कि आपका नाम चंद्रशेखर है, आजाद आपने लगाया, रावण किसने लगा दिया? आप जैसे मीडिया के लोगों ने, सम्मानित मीडिया के लोगों ने। स्टोरी तो होगी उसके पीछे। नहीं, आप भी इसको सर्च करके बताओ ना, आपके इन्वेस्टिगेशन सूत्र आप पे बहुत रहते हैं, बाद में पता लगे खबर झूठी हो मगर आपके सूत्र सच्चे रहते हैं। आपकी छवि वैसी थी कि रावण। आप बताओ, आपने आज तक मुझे देखा, मैंने कभी मेरी कोई छवि से ऐसा लगा कि मैं कोई बुरा काम करता हूँ? इवन याद रखना, जब किसी पत्रकार के साथ भी अन्याय होगा तो मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। ये सोचते हो कि वो किस न्यूज एजेंसी में काम करता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जहाँ महिलाओं की बात आएगी, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, उसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, किसकी सरकार है, कितना ताकतवर है, फिर मैं न्याय के लिए खड़ा रहूंगा। और चलिए अब बात करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की। बहुत ही खास ये राउंड है, एक शब्द में आपको जवाब देना है या एक लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मायावती। हाँ, बड़ी अच्छी है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे।
अच्छे अपनी पार्टी को बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी उनके लिए भी मंगल कामनाएं, खूब मेहनत करें और आगे बढ़े। ओवैसी अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए भी मंगल कामनाएं। जयंत चौधरी, और मैं चाहता हूँ वो खूब आगे बढ़े, मेहनत करते हैं। राहुल गांधी, वो भी आगे बढ़े, अच्छा काम किया उन्होंने इस बार और मेरी उम्मीदें हैं कि वो अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग तरह से बोल रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा मंगल कामनाएं कि वो आगे बढ़े। प्रियंका गांधी, मैं उनसे बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ, नहीं, मैं पहले उनका पूरा करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छी महिला नेता और मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े। देश में महिला नेताओं की जरूरत बहुत ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए भी मंगल कामना, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आगे बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। 3 के तीर में आपने हमारे तीरदार सवालों का जवाब भी दिया, बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए भी मंगल कामनाएं। ठीक है, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बहुत बेबाकी के साथ में आपने जवाब दिए हर बार की तरह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे ऐसे पहले गेस्ट हैं जो 3 का तीर न्यूज रूम में हमारे शूट हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने तीरदार सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए। धन्यवाद और आपके इस नए स्टूडियो के लिए भी मंगल कामनाएं। तो हर बार की तरह इस बार भी आपने काफी बेबाकी के साथ में जवाब दिया है, जो अक्सर दर्शकों को पसंद आता है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे 3 का तीर लेकर एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज 18 के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वो ऐसे ही अपना काम करते रहें और खूब आगे बढ़े। उनका आपके न्यू ऑफिस के लिए भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।